अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी बदरूहों की मस्कन का तीसरा और आखिरी पार्ट पेश खिदमत है। वो आंखें पटपटाती हुई इससे पूछ रही थी, लेकिन जॉर्ज ने सिर्फ इतना बताया कि वो कोई डरावना ख्वाब देख रही थी और बस। इस रोज़ पहली मर्तबा जॉर्ज ने तस्लीम किया कि वो खौफज़दा हो चुका है, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। 5 जनवरी सुबह हुई तो इसने दफ्तर जाने का इरादा मुलतवी किया और चर्च का नंबर घुमाने लगा। दूसरी तरफ से पता चला कि फ़ादर मास्को रात अभी अपनी वालदा के घर चले गया है और अभी तक वापस नहीं आया। चर्च वालों ने इसे फ़ादर का ज़ाती फ़ोन नंबर देने की इजाज़त चाही, मगर ये बताया कि वो ख़ुद फ़ादर को इसके फ़ोन के बारे में मुतला कर देंगे। और फिर कुछ ही देर बाद जॉर्ज का फ़ोन बज उठा। दूसरी तरफ फ़ादर मांकोसो बोल रहा था। जॉर्ज ने एक ही सांस में फ़ादर से कई बातें कर डाली और हर बात के अख्तिताम पे इससे दरख्वास्त की कि कुछ भी हो, वो एक बार आकर उनके घर में मुक़द्दस दुआएं पढ़ जाए। जॉर्ज, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे पास। और फ़ादर की आवाज़ आना बंद हो गई। अब जॉर्ज को सही तौर पे अंदाज़ा हो चुका था कि कोई बैरूनी ताकत उन्हें मिलने से रोक रही है। वो बेबसी के आलम में होंठ काट के रह गया। रात सोने से पहले केथी ने बिल्कुल खिलाफ मामूल एक बार फिर जॉर्ज से वो घर छोड़ने के लिए नहीं कहा और ज़्यादा बातें किए बगैर ही खामोशी से सो गई। जॉर्ज कश्ती घर में हैरी को देखने चला गया और अभी वो इसकी जंजीर दोबारा बांध ही रहा था कि इसे घर से बैंड की आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ौरन आवाज़ की तरफ लपका। पहले आवाज़ सदर दरवाज़े की सिमत से आ रही थी, लेकिन जब वो इधर पहुंचा तो यूँ लगा जैसे आवाज़ अब ड्राइंग रूम से आ रही हो। ड्राइंग रूम की बत्तियां जल रही थी। इसने जूँ ही अंदर की तरफ झांका और आवाज़ आना बंद हो गई। वो बाहर आने ही लगा था कि ड्राइंग रूम पर नज़र पड़ी। कमरे का सारा फर्नीचर उलट पुलट हो चुका था। सोफ़े औंधे पड़े हुए थे। कालीन अपनी जगह से हटा हुआ था। यूँ लगता था जैसे बहुत से लोगों ने, बल्कि बैंड बजाते दस्तों ने कमरा कदमों तले पामाल कर डाला हो। 6 और 7 जनवरी 6 जनवरी की सुबह फ़ादर ने अपने सीनियर्स के सामने सारी सूरत हाल वाज़े कर दी और उनसे आइंदा इक़दामात के लिए हिदायतें चाही। इस मीटिंग में आर्च बुश ने इसे वाज़े तौर पे हुक्म दिया कि फ़ौरी तौर पे इस मामले से अलग थलग हो जाए और मुस्तक़बिल करीब में 112 ओशन एवेन्यू जाने का ख़्याल तक भी जहन में ना लाए। फ़ादर चर्च वापस आ गया। इसके घर से उठने वाली बूखलाफ़ तौफ़ीक़ ख़त्म हो चुकी थी। इसने हाथों पे दवाई लगाने के लिए दस्ताने उतारे। आबले और सुर्ख निशानात एक बार फिर गायब हो चुके थे। बच्चों के स्कूल खुल चुके थे और केथी उन्हें स्कूल छोड़ने के बाद सीधी अपनी वालदा के घर चली गई। जॉर्ज घर में अकेला था। इसने गोश्त जलने की बू का सुराग लगाने का फ़ैसला किया और तहखाने में जाकर खुफिया कमरा खोल दिया। बू बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। न हो फर्श में कोई सुराख है जिसके ज़रिए यहाँ की हवा निकल जाती है, लेकिन तलाश व बिसार के बावजूद इसे ऐसा कोई सुराख ना मिल सका। वो सदर दरवाजे के बाहर झुका ज़मीन का मुआयना कर रहा था। पास ही एक कोने में ज़मीन कदरे भुरभुरी थी। इसने यूँ ही मिट्टी हाथ से परे की तो महीन सा सुराख नज़र आने लगा। वो किसी राज का सुराख पाने की जुस्तजू में एक खुदाल लेके आया और अंधाधुन खुदाल चलाने लगा। चंद पत्थर सुराख से नीचे जा गिरा और फिर यूँ लगा जैसे वो पानी में जाके गिरे हों। जल्द ही जॉर्ज पर एक नई हकीकत मुनकशिफ हो चुकी थी। इसके घर के ऐन बाहर कुआं था जो ना जाने कितनी मुद्दत से ढका पड़ा था। जॉर्ज ने अपने दफ्तर के साथी एरिक से रब्ता करने का इरादा पुख्ता कर लिया था। एरिक ने इसे बताया था कि इसकी गर्लफ्रेंड रूहों से गुफ्तगू कर सकती है। उसने फ़ोन उठाया और एरिक के दोस्त निगी का नंबर मिलाने लगा। निगी ने वादा किया कि वो 1-2 दिन में एरिक के साथ उनके घर आएगी और सारी सूरत हाल का जायज़ा लेगी। सुनिए, जॉर्ज फ़ोन बंद करने लगा तो अचानक जैसे निगी को कुछ याद आ गया। आपके घर के नौहा में कोई कुआं तो नहीं है? मेरा मतलब ऐसा कुआं जो मुद्दत से ज़ेर इस्तेमाल ना रहा हो।
जॉर्ज लरज़ किया और इसके सारे जिस्म में सनसनी दौड़ गई, लेकिन इसने निगी से इस बात का कोई तज़किरा ना किया कि इसने आज सुबह ही एक कुआं दरियाफ़्त कर लिया है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि बदरूहें उम्मन गैर इस्तेमाल शुदा कुएँ या खाइयों में क़याम करती हैं और ऐसी जगह से एक ऐसा रास्ता मुतासरा शुदा कमरे तक ज़रूर जाता है। बहरहाल हम देखेंगे, कह के निगी ने तो फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन जॉर्ज एक नए मखमसे में पड़ चुका था। इसे इन बातों पे यकीन करना पड़ा था जिन्हें वो आम हालात में किसी कीमत पे तस्लीम नहीं करता। 6 तारीख को रात 11 बजे जब फादर मान को सो के टेलीफोन की घंटी बजी, दूसरी तरफ वही पादरी था जो कई रोज़ कबल इसे गिरजाघर छोड़ने आया था। फादर, मुझे अभी अभी एक अजीब व गरीब कॉल मौसूल हुई है। इसकी आवाज़ से खौफ टपक रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पुरस्रार आवाज़ मुझे तंबी कर रही है कि वो अटकने लगा था। खुदा के लिए जल्दी बताओ क्या हुआ। फादर मार्कुसो ने खुद भी परेशान हो गया था। वो आवाज़ कह रही है कि जॉर्ज के दोस्त पादरी को मना कर दो कि वो 112 ओशन एवेन्यू का ख्याल दिल में ना लाए, वरना इसकी जान को ख़तरे में है। रेस्क्यू फादर। रिसीवर फादर मास्को के हाथ से छूट कर नीचे जा गिरा और उसका सारा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया। रात हुई तो बर्फ़बारी दोबारा शुरू हो गई। कैथी ने खाना जल्दी खा लिया। अब वो बिस्तर पे धुत सो रही थी। जॉर्ज की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इसने घड़ी पे वक्त देखा। रात का 1 बज चुका था। अचानक इसके दिमाग में ये बात ना जाने कहाँ से समा गई कि इसे रात के इस लम्हे सड़क वाले रेस्टोरेंट में जाके बियर पीनी चाहिए, बिला वजह, बिला मकसद। लेकिन वो इस ख्याल से इतना मगलूब हुआ कि इसने करवट बदली ताकि कैथी को बता सके कि वो कुछ देर के लिए बाहर जा रहा है। वो मुड़ा। कैथी अपने बिस्तर से गायब थी। वो बिस्तर से 2-3 फीट ऊपर फिज़ा में तैर रही थी। जॉर्ज ने इसे थामा और एक झटके से नीचे बिस्तर पे गिरा दिया। वो जाग चुकी थी। जॉर्ज ने बत्ती ऑन की और लरस के रह गया। वो तो 90 साला बूढ़ी औरत के सामने खड़ा था। खिचड़ी बाल, झुर्रियों से भरा हुआ बदसूरत चेहरा, बगैर दांतों के पोपले मुंह से निकलती हुई थूक। इसने चाहा कि वहाँ से भाग जाए, लेकिन कैथी की इस्तिफामिया नज़रें इस पे मुसलसल जमी हुई थी। कैथी को अपने खाविंद के चेहरे पर खौफ हवेदा नज़र आ रहा था। वो गुसल खाने की तरफ भागी। सामने आईना लगा हुआ था। खौफ और दहशत में डूबी हुई चीख एक बार फिर बुलंद हुई। जॉर्ज लपका तो 90 साला बूढ़ी की जगह कैथी का असल रूप वापस आ चुका था, लेकिन इसके चेहरे पे सियाह खराशें अभी तक नुमायाँ थीं। वो बार बार धोने पर भी नहीं उतर रही थी। सुबह हुई तो वो खराशें भी गायब हो गई थी। इसी शाम एरिक अपनी दोस्त निगी के साथ इनके घर आ पहुंचा। वो सब आतिशदान के सामने बरजमान थे। अचानक निगी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और जॉर्ज को बुला के साथ वाली कुर्सी पे छूने को कहा। क्या महसूस हुआ? ये कदरे सर्द है। जॉर्ज ने फ़ौरन जवाब दिया। वो अभी यहाँ बैठी हुई थी, अब जा चुकी है। ये गुमशुदा भटकी हुई रूहें हैं। तुम लोग अजनबी खुशबू सूंघ सकते हो। कैथी की पुतलियाँ फैल गईं। जॉर्ज ने कंधे उचका दिए। मैं तहखाने में जाना चाहती हूँ। निकी का लहजा अजीब सा हो रहा था। वो अब मुसलसल बोल रही थी। ये घर किसी कब्रिस्तान की ज़मीन पे तामीर हुआ था। इसने खुफिया कमरे के बाहर बनी अलमारियों की तरफ इशारा किया। लाशें ऐन इस जगह दफन की जाती थी। यहाँ एक गैर मामूली नागवार बू भी है। इसके हाथ मुस्तरिब थे। वो तख्ते को बार बार टटोल रही थी। कोई ना कोई शख्स कत्ल हुआ था, लेकिन जिस जगह वो कत्ल हुआ था या दफन हुआ, इस जगह पर नई चीज़ तामीर कर दी गई है। निगी फ़िज़ाओं में घूर रही थी। इसका लहजा ख्वाबनाक हो रहा था। कैथी खौफ के मारे कांप रही थी। अचानक निगी मुड़ी और तहखाने से बाहर निकल आई। कैथी और जॉर्ज ने खुदा का शुक्र अदा किया कि इसके पीछे ही बाहर निकल गए। निगी अब दूसरी मंजिल पे सिलाई वाले कमरे के बाहर खड़ी थी। ये कमरा तुम्हें तकलीफ़ दे रहा है? कैथी और जॉर्ज दोनों ने असबाब में सर हिलाया। वो जॉर्ज समेत अंदर दाखिल हो गई। कैथी और एरिक बाहर बरामदही में ठहर गए। जॉर्ज को ऐसा लगा जैसे निगी यकदम मराकबे में चली गई हो। इसके लबों से मर्दाना आवाज़ें निकलना शुरू हो गई। मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ।
इस घर को रूहों से पाक करने में मेरा हाथ बटा और जॉर्ज को ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। किसी के बच्चे पर एक छोटी लड़की में खून के धब्बे देख रही हूँ। यहाँ कोई बुरी तरह घायल हुआ था। किसी ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश की थी। निकी एक झटके से जागी और कोई बात किए बगैर बाहर निकल गई। एरिक भी इससे सलाम दुआ करता हुआ इसके पीछे चला गया। जॉर्ज और केती कितनी ही देर तक मुहब्बत खड़े रहे। सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। जॉर्ज ड्राइंग रूम में अकेला खड़ा कुछ सोच रहा था, शायद इस मानूस आवाज़ के बारे में जो शायद निकी के मुंह से निकली थी। अचानक इसके सर के ऐन ऊपर लगा फानूस धड़म से नीचे गिरा। इसी लम्हे इस पर मुनकशिफ हुआ कि निकी के मुंह से निकलने वाली मर्दाना आवाज़ फादर मार्कोसो की थी। 8 और 9 जनवरी 8 जनवरी की तारीख की शाम को केती का भाई जिम्मी अपनी 9 बेहाता दुल्हन समेत उनके घर आ पहुंचा। केती ने मानसी के कमरे में इनके सोने के इंतज़ामात कर दिया और ख़ुद मानसी वाले कमरे में सोने पर तैयार हो गई। लेकिन आधी रात के बाद जॉर्ज की आंख खुली ही थी कि मानसी के कमरे से निस्वानी चीखों की आवाज़ सुनाई दी। वो सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर जा पहुंचा और एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। जिम्मी ने अपनी बीवी को साथ लिपटाया हुआ था। वो मुसलसल रो रही थी। आखिर बात क्या है? जॉर्ज ने प्यार से पूछा। मेरे पाँव की तरफ कोई चीज़ बैठी हुई है। जॉर्ज ने फ़ौरन वहाँ हाथ रख दिया। वो जगह अभी तक गर्म थी, जैसे कोई शख्स वहाँ से अभी अभी उठ के गया हो। वो एक छोटा सा लड़का था, गमगीन सा, और कह रहा था। जॉर्ज के पीछे तड़ाक की आवाज़ आई और वो फुदक के दूसरी सिप में हट गया। दरवाजे में केती खड़ी थी। क्या कह रहा था? केती ने अपनी भाभी से पूछा। कहता था मानसी कहाँ है, लेकिन इसकी बात पूरी होने से पहले ही केती जागती हुई मानसी को देखने चली गई। वो बड़े इत्मीनान से सो रही थी। वो लोग जिम्मी और इसकी बीवी को तसल्ली देते हुए बाहर निकल आए। बाहर सुबह की पहली रोशनियाँ बिखर रही थी। ख्वाबगाह में पहुँच के वो दोनों बाआवाज़ बुलंद दुआएं पढ़ने लगे कि अचानक कमरा अजीब सी आवाज़ों में घिर गया। वो अभी पूरी सूरत हाल समझ ना पाए थे और अपनी दुआओं का विर्द जारी रखे हुए थे कि आवाज़ें एक जगह जमा होनी शुरू हो गईं और जो कुछ उन्होंने सुना उसके बाद वो खुद पर काबू ना रख सके। तुम चुप नहीं रह सकते, और आवाज़ें आना बंद हो गईं। अगले रोज़ फादर ने अपने सीनियर से दोबारा रब्ता कायम किया। उसे हुक्मन कहा गया कि वो दोबारा वहाँ जाने का ख्याल कतई तर्क कर दे। हाँ, अगर वो चाहे तो फ़ोन पे जॉर्ज को हिदायत दे सकता है। हिदायत भी क्या, सिर्फ ये कहे कि वो लोग फौरी तौर पे ये घर छोड़ दें। फादर ने ऐसा ही किया, लेकिन वो जॉर्ज अभी बातें कर ही रहे थे कि केती की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। इसने फ़ोन बंद किया और नीचे ड्राइंग रूम में चला गया। दानियाल, क्रिस्टू और मानसी सा झुका एक कतार में खड़े थे और केती उन्हें मुसलसल डांट रही थी। जॉर्ज के होंठों पे आती मुस्कुराहट इस वक्त न जाने कहाँ गायब हो गई। जब उसने कमरे की दीवारों और छत पे नज़र डाली, तमाम जगह गहरे सब्ज़ रंग का लजलजाता मादा बिखरा हुआ था और चंद कतरे अभी तक छत से टपक रहे थे। वो मादा मुसलसल बह रहा था। ये बच्चों का काम नहीं है, इसने केती को कहा और फिर करीब जाके मादा हाथ में पकड़ लिया। बेबूद बेजायका लेकिन जेली की तरह का वो मादा रोगन हरगिज़ नहीं था। चलो पहले सब बावर्ची खाने में जाके कुछ खा पी लें, फिर मैं और लड़के सफाई कर डालेंगे। इसने माहौल की कशीदगी कम करने के लिए कहा और ख़ुद बाहर जाने लगा। खाने के बाद केती ने तजवीज़ पेश की कि उन्हें ये घर छोड़ देना चाहिए। ऐन इसी लम्हे केती को यूँ लगा जैसे जॉर्ज में किसी बदरू ने हुलूल कर लिया है। वो सारे घर में पागलों की तरह भागने लगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, खुदा के लिए सब लोग चले जाओ। वो बार बार ये कहता और सारे घर की खिड़कियाँ दरवाज़ा खोलता जा रहा था। वो 1-2 बार बाहर भी गया। घर सख्त खाना बना हुआ था और दूसरे लोग सहमे हुए आतिशदान की आखिरी गर्म सांसें अपने अंदर जब्स कर रहे थे। फिर निचली मंजिल पर आकर जॉर्ज दोबारा नॉर्मल हो गया। इसकी आंखें भीग गईं। केती और बच्चे इसके गिर्द जमा हो गए
उसने सबको गले लगाया। इस सारी इंसानी ड्रामे का एक गवाह और भी था, सुराग रस्सा फ्रेड, जो एमी लॉन की पुलिस दफ्तर में जा रहा था और एक पागल शख्स की चीखें सुनकर रुक गया। थोड़ी ही देर में इसने देखा कि वो आदमी अंदर जा चुका है और घर की खुली हुई खिड़कियां एक औरत बंद कर रही है। एनी इस लम्हे जॉर्ज, कैथी और बच्चे नीचे ड्राइंग रूम में बैठे थे। रात सोते वक्त कैथी अकेली ख्वाबा में चली गई। इसका दिल चाहा कि सामने अलमारी में से स्लीव निकाल के अपने पास रख ले, लेकिन वो जूं ही उठी, कमरे की हर दीवार पे लगे शीशे इसके अक्स बोल उठे, ऐसा मत करो वरना ख़तरा सारे ख़ानदान को अपनी लपेट में ले लेगा। 10 जनवरी आला सुबह जब कैथी बेदार हुई तो इसके नाक के गिर्द सुर्ख धब्बे पड़े हुए थे और उसका सारा जिस्म बुखार में फूक रहा था। वो दर्द के मारे कर्रा रही थी। जॉर्ज ने धब्बों को छूना चाहा तो इसका हाथ झटके से परे जा पड़ा। वो धब्बे तपते हुए लोहे की तरह गर्म थे। बाहर बारिश की वजह से टेलीफोन का खंभा गिर चुका था। वो फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद भी हासिल ना कर सकता था, सिवाय इसके के चंद ख्वाब आवर गोलियां कैथी को खिला दे, और आधे घंटे बाद वो सो चुकी थी। जॉर्ज ने पुरानी लाइब्रेरी से चुड़ैलों और भूतों के बारे में किताब तलाश की और शाम तक इसके मुताले में मुस्तगर रहा। किताब में लिखा था, अगर कुछ मखसूस अल्फाज पढ़कर रूहों को 3 बार पुकारा जाए तो वह हाजिर होती हैं। अचानक इसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने खौफ के मारे आंखें मूंद ली। इसके कंधे पे एक हाथ पड़ा। ये कैथी थी। अरे तुम यहाँ। कैथी ने अपना ब्लाउज़ ऊपर उठाया। निशानात ख़त्म हो चुके थे। वो बेहद नॉर्मल और गैर मामूली हद तक संजीदा थी। शाम तक वो लोग बड़ी तनदही से घर की सफाई में मसरूफ़ रहे और कोई गैर मामूली वाक़या रूनुमा ना हुआ। सबके जहन अब इस बात के लिए तैयार थे कि उन्हें हर हाल में इंसानी या गैर इंसानी क़ुव्वत का मुकाबला करना है। जॉर्ज ने सिगरेट सुलगाया और बरामदे में आ गया। उसने पड़ोस के घर वालों पर नज़र दौड़ाई। किसी घर का कोई एक शीशा भी नहीं टूटा हुआ था। सारा दिन इसी कश्मकश में गुजर गया। इधर गिरजा में फादर मैक्सिको को बार बार ये ख्याल तंग कर रहा था कि इसने बेहद नाजुक वक्त में अपने दोस्तों का साथ छोड़ दिया, लेकिन वो मजबूर था। इसने जब भी कोई अमली कदम उठाने का सोचा, इसके मुंह से खून बह निकला और शदीद बुखार ने इसको जकड़ लिया। वो इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक था कि इसका वास्ता इंसानों से नहीं, बदरूहों को अपने कमरे की खिड़की बंद करके आने को कहा। वो ही चीखें दोबारा शुरू हो गई। दानियाल की उंगलियां खिड़की के शीशे तले दब चुकी थीं। जॉर्ज की सारी ताकत भी शीशा ऊपर ना उठा के सकी। इसके मुंह से मगलूज़ात का तूफ़ान उबल पड़ा। शीशा अचानक ऊपर उठ गया। दानियाल की उंगलियां एक गैर इंसानी हाथ की उंगलियों की मानिंद हो चुकी थी, बिल्कुल फ्लैट। वो इससे अस्पताल ले गया। डॉक्टर हैरान थे कि दानियाल की हड्डियाँ और जिल्द बिल्कुल सही हालत में, सिर्फ उंगलियां चपटी हो गई थी। उन्हें पट्टी बांधी और एस्पिरिन दे के उन्हें फारिग कर दिया। बाकी रात दानियाल आराम से सोता रहा, लेकिन सुबह जिस वक्त जॉर्ज की आँख खुली तो घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे चौपट खुले हुए थे। हालांकि सोने से पहले इसने कुछ चटकनियाँ चढ़ाई थीं और बारिश की बौछार ने सारा फर्नीचर भिगो दिया था। 11 जनवरी जॉर्ज की फैमिली को यहाँ रहते हुए 25 रोज़ गुजर चुके थे। आज का इतवार इन पर बहुत ज़्यादा भारी था। 12 जनवरी इस रात को सब घर वालों ने आतिशदान के सामने बैठे थे और चंद ही लम्हों में हर शख्स खिलाफ मामूल नींद के आगोश में चला गया। गुनूदगी के आलम में जॉर्ज ने देखा कि इसकी कुर्सी ऊपर उठ गई है और सामने से आहनी टोपी पहने एक अजीब व गरीब सींगों वाली मखलूक इसकी तरफ बढ़ रही है। जॉर्ज ने यही चेहरा आग के लपकते शोलों में भी देखा। फिर टोपी उतरी और इसमें से खुद जॉर्ज का चेहरा निकल आया। इसकी आंखें खुली तो वो पसीने में शराबोर था और सारे घर वाले इसके गिर्द जमा थे। फिर अचानक माइंसी बोल उठी, डैडी ज़रा मेरे कमरे में तो आए हैं, जॉडी आपसे बातें करना चाहता है। जॉर्ज उछल पड़ा। इसने बागी घर वालों को वहीं बैठने का इशारा किया और खामोशी से बच्ची के पीछे पीछे चल पड़ा। मानसी अंदर चली गई। वो अभी तक दहलीज पे खड़ा था। कहाँ हैं जॉडी? इसने पूछा। वो सामने। इसने कश्ती घर के सिमत खुलने वाली खिड़की की तरफ इशारा किया।
कमरे में और कोई शख्स मौजूद नहीं था। जॉर्ज ने सामने देखा, वो एक बार फिर लरज़ गया। शीशे से दो अंगारों की तरह सुर्ख आंखें से घूर रही थी, ना कोई जिस्म ना चेहरा। जोडी अंदर आना चाहता है, माइंसी बोली। अचानक केथी चीखती हुई अंदर दाखिल हुई और एक कुर्सी उठा के शीशे पे दे मारी। शीशा एक छनाके के साथ टूट गया और साथ ही किसी जानवर के चीखने की आवाज़ बुलंद हुई। वो आंखें अब गायब हो चुकी थी। सुबह जॉर्ज को दफ्तर से बेहद ज़रूरी काम आन पड़ा। बच्चे स्कूल जा चुके थे और घर में मानसी और केथी थे। केथी ने खाना तैयार किया और मानसी को खिलाने लगी। इतने में इनकी वालदा का फ़ोन आ गया। फ़ोन पे बातें करते करते इसने चौंक कर देखा। मानसी मेज़ के नीचे छुपे किसी शख्स से बातें कर रही थी और वक्फे वक्फे से एक आधा निवाला भी खिलाती है। फ़ोन बंद करके वो वहाँ गई तो मेज़ के नीचे कुछ भी ना। तो मानसी से जोडी के बारे में सवालात करने लगी। मम्मी, जोडी कहता है फरिश्ता है। इसने बताया है कि वो मेरे वाले कमरे में पहले एक बच्चा रहता था जो मर गया। रात जोडी ने कहा था कि मुझे हमेशा यहाँ रखेगा ताकि मैं इसके साथ खेल सकूं। केथी का हाथ बेख्तियार साख्ता अपने होठों की तरफ उठ गया। इसने बड़ी मुश्किल से अपनी चीख को रोका। जॉर्ज बड़ी देर से घर लौटा। आज इसका इरादा था कि वो सब लोग बड़े कमरे में सोएंगे। जॉर्ज ने फ़ैसला किया कि वो सारी रात जाग कर वाक़यात का जायज़ा लेगा। सब लोग सो चुके थे। घड़ी पे 3:15 का वक्त हो रहा था कि मौसीकी बजाने वाले दोस्तों की परेड की आवाज़ें फिर उमड़ने लगी। लेकिन जॉर्ज ने इस पर कोई तवज्जो ना दी। इसे यकीन था ये सब बकवास है, उन्हें खौफज़दा किया जा रहा है। और वह ऊँघने लगा। जब केथी की आँख खुली तो जॉर्ज बुरी तरह चीख रहा था, मुख्तलिफ़ ज़बानों में जो आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। अचानक इसका लहजा बदल गया। वो क्रिस्टोफर के कमरे में है। वो क्रिस्टोफर के कमरे में है और वो बार बार चीख रहा था, 13 जनवरी। केथी बड़ी मुश्किल से इसे होश में लाई। वो उठ बैठा। क्रिस्टोफर कहाँ है? वो इसके कमरे में है, वो इसे पकड़ लेगा। जॉर्ज दीवाना हो रहा था। ओहो, मगर क्रिस्टोफर यहाँ है। इसने बच्चे की तरफ इशारा किया जो अब जाग रहा था। मम्मी, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए पेशाब करने ऊपर गुस्साखाने में गया था। तुमने जो कुछ देखा? केथी ने फ़ौरन सवाल दागा। देखा तो खैर मैंने कुछ नहीं, वो सर खुजाते हुए बोला, लेकिन मैं इस वक्त खौफज़दा ज़रूर हो गया जब मुझे फ़र्श के पारे आप लोग साफ नज़र आ रहे थे। दहशत के मारे वो सिमट के रह गए और सुबह सूरज निकलने तक उन्होंने पलकें तक नहीं झपकीं। सुबह होते ही उन्होंने पहला काम ये किया कि गिरजा का फ़ोन नंबर मिलाया। फ़ोन आने से चंद लम्हे पहले ही फादर मासिको को फ़ैसला कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जॉर्ज और उसके बीवी बच्चों का साथ हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि रिसीवर उठाता इसे अनजाने में इल्म हो चुका था कि टेलीफ़ोन करने वाला जॉर्ज है। फादर, हम घर छोड़कर कुछ अरसे के लिए केथी की वालदा के घर जा रहे हैं। लेकिन मास्को ने इसकी बात काट दी और बग़ैर मज़ीद सवाल जवाब के फ़ौरन बोला, जिस जगह मर्ज़ी चले जाओ जॉर्ज, सिर्फ यहाँ से निकलने की करो। उन्होंने सारे घर को दोबारा बड़ी मुश्किल से मुकफ़ल किया और केथी बच्चों समेत गाड़ी में धंस गई। जॉर्ज कश्ती घर का दरवाज़ा बंद करने गया। आते ही कार की चाबी घुमा दी। कार ने स्टार्ट होने से साफ इनकार कर दिया। क्या बात है जॉर्ज? केथी ने घबरा के पूछा। कोई ख़ास बात नहीं, मैंने हड खोल कर चेक करना है। और जूँ ही वो कार के बाहर निकला इसकी नज़र आसमान पे जा पड़ी जहाँ ज़माने भर की घटाएं उमड़ आई थीं। वो जल्दी जल्दी इंजन चेक करने लगा और अभी वो पेच कस ही रहा था कि बारिश शुरू हो गई। दरिया की तरफ से एक बेपनाह ताकतवर झक्कर चला और इसकी गाड़ी का हुड लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। बिजली ज़ोर से कड़की और दूसरे ही लम्हे तेज़ बौछारों ने तबाही फैलाने का काम शुरू कर दिया। उसने कार का दरवाज़ा खोला और केथी और बच्चों को घर में दाखिल होने का इशारा किया। जॉर्ज का ख़ानदान बदरुओं के मुहासरे में आ चुका था। सारी दोपहर बारिश पल भर को भी ना थमी। 3 बजे सुपहर एकदम लाइट ऑफ हो गई। बादलों का फैला हुआ जहरीला अंधेरा और गहरा हो गया। 112 ओशन एवेन्यू दहशत और खौफ के शदीद थपेड़ों के जर्द में था। इसके बासी खुदा से मुल्तजी थे कि उन्हें जहन्नुम से निजात मिले। बिजली और टेलीफोन की लाइनें बेजान हो चुकी थीं और सर्द हवा चारों तरफ चिंगाड़ रही थी। शाम के 6 बजे जॉर्ज ने बड़ी अजीब बात महसूस की। सारे घर में दर्जे हरारत यकदम बढ़ना
शुरू हो गया था, लेकिन मानसी के कमरे में खासी सर्दी थी। वो टॉर्च हाथ में थामे नीचे आने लगा तो वहीं ठिठक गया। सब्ज़ जेली जैसा मादा बरामदे में कुलबुला रहा था। ये मादा सिलाई वाले कमरे से आ रहा था। इसने शदीद गुस्से के आलम में दरवाज़ा तोड़ दिया। इसे तौफीक थी कि वो ये सुराग लगा लेगा कि मादा कहाँ से आ रहा है, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। सब्ज़ मादा नाले की सुराख में बह रहा था। इसने इधर उधर से दरियाँ इकट्ठी की और मादे के भाव के रास्ते में रख दी और मादा बहना बंद हो गया। इसने खुदा का शुक्र अदा किया, नीचे आ गया। रात के ठीक 10 बजे 112 ओशन एवेन्यू तारीख होना शुरू हो गया और आधे घंटे के अंदर अंदर जॉर्ज मारे सर्दी के नीला पड़ रहा था। वो बड़े बेडरूम में गया। केथी और मानसी को अच्छी तरह ढांपा और लकड़ियाँ उठा के आतिशदान में फेंकने लगा, लेकिन जब वो तीली लगाने लगा तो इसने अपना इरादा बदल दिया। आज की रात बेहद खौफज़दा थी। इसकी छठी इसे बार बार तंबी कर रही थी। चुनाचे इसने फ़ैसला किया कि वो रात भर अपनी बीवी और बच्चों के सिरहाने बैठा रहेगा। रात के कदम और आगे बढ़ गए। चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। बारिश और तूफ़ान थम चुके थे। जॉर्ज ने अपनी आंखें मूंदनी की कोशिश ही की थी कि इसके सर के ऐन ऊपर किसी चीज़ के तड़कने की आवाज़ आई। गोया तूफ़ान बदतमीज़ी की इब्तिदा थी, क्योंकि फ़ौरन ही सारे घर की खिड़कियां खुलने और बंद होने लगी। मेज़ों के दराज खुद खुलते और बंद होते। डरे सहमे जॉर्ज की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। इंसान की बेबसी के आंसू। अचानक जॉर्ज बुरी तरह चीखा। इसके बिस्तर में इसके अलावा कोई और चीज़ भी हरकत कर रही थी। ये किसी जानवर के सिम थे। जॉर्ज उछल के बिस्तर से अलग हो गया। इसका रोम रोम कांप रहा था। अचानक ऊपर वाली ख्वाबगाह से दानियाल और क्रिस्टोफर भागते हुए आए। उनसे लिपट गए। इनकी आंखों में वहशत टपक रही थी और इनका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीना शक करके बाहर निकल आएगा। डैडी, वो हमारे कमरे में है। वो भूत। दानियाल के मुंह से अल्फाज टूट टूट के निकल रहे थे। इसका भूत का चेहरा भी गायब है। डैडी, डैडी, वो हम पे झपटा भी था। क्रिस्टोफर ने लुकमा दिया। वो मारे खौफ के थर-थर काँप रहा था। जॉर्ज बामुश्किल अपनी जगह से उठा। इसने बच्चों को सहलाया, लेकिन अभी एक ही कदम आगे बढ़ाया था कि वहीं जम के रह गया। सामने वाले जीने में वही सफ़ेद भूत खड़ा था। वही सिंह, वही आनी टोपी, लेकिन चेहरा गायब। भूत इसकी तरफ इशारा कर रहा था। जॉर्ज बिजली की तरह मुड़ा और मानसी को उठा के दानियाल की गोद में डाल दिया। इसे लेके फ़ौरन बाहर निकल जाओ, जल्दी, वक्त बहुत कम है। और क्रिस्टोफर, तुम भाई के साथ बाहर चलो। इसने केथी को बाजुओं से पकड़ा और एक झटके से उठा लिया। वो इसे तकरीबन घसीटता हुआ बाहर कार तक ले गया और इसे अंदर धकेल दिया। दरवाज़ा बंद किया और पीछे से होता हुआ ड्राइविंग सीट पे आ बैठा। कार की चाबी घुमा दी। कार फ़ौरन स्टार्ट हो गई और थोड़ी ही देर बाद वह सड़कों पे जमा पानी को चीरता हुआ अंधाधुंध ड्राइविंग कर रहा था। इसने शीशे में 112 ओशन एवेन्यू पर अलविदाई नज़र डाली। खुदा हाफिज़ रूहो, हम हमेशा के लिए जा रहे हैं। और कार अपने हाथ मोड़कर तेज़ी से भागती हुई नज़रों से ओझल हो गई। इस वक्त सुबह के ठीक 7 बजे तो जनवरी 1976 की 14 तारीख थी। जॉर्ज, केथी और इनके बच्चे 28 दिन तक गैर इंसानी क़ुव्वतों का मुकाबला करते रहे। अब वो सब कुछ हार कर वापस जा रहे थे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।